सबसे पहले तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि थायराइड है क्या, कैसे ये बॉडी में पैदा होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि किसी को थायराइड है, शुरुआत कैसे होती है थायराइड की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एकदम बेसिक लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को समझा पाए तो। थायराइड सबको पता है, एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड हमारे नेक के फ्रंट साइड में रहती है। हाँ जी। लेकिन सबको ऐसे लगता है कि जो T3, T4, TSH हम चेक करवाते हैं जब थायराइड होता है तो वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है। सो T3, T4, TSH ये थायराइड हार्मोन्स, थायराइड के हार्मोन्स। सो 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। राइट। उसमें से TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे ब्रेन में सीक्रेट होता है। वो यहाँ ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे T4 प्रोड्यूस होता है। ओके। और T4 का T3 में कन्वर्जन है वो लीवर में होता है। ओके। सो लगता है एक छोटी सी ग्लैंड यहाँ पे है, लेकिन जो 3 हार्मोन्स है वो पूरे बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिर बॉडी के पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए उसका रोल वहाँ पे आता है। ओके। सो आपने बोला कि हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है TSH, वो यहाँ पे जाता है थायराइड ग्लैंड पे। Correct. और वो ट्रिगर करता है T4 को। यस। फिर वो जाता है लिवर में जहाँ से T3 रिलीज होता है। करेक्ट। ये होती है डिफॉल्ट फंक्शनिंग जो होनी चाहिए आइडियल। किसी भी कंपनी में एक बॉस होता है, एक मैनेजर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। तो ये जो आपका TSH है, T4 है और T3 है, उसी तरीके से है। TSH विल बी द बॉस जो ऑर्डर देगा। T4 मैनेजर है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा वो एम्प्लॉय होगा। क्योंकि हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है, जैसे कि हार्ट का फंक्शनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कैडियन रिदम, आपका बॉडी का टेम्परेचर, ये सारे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है उसका हार्मोनी मेंटेन करने का काम थायराइड को दिया जाता है। और थायराइड को राजा कहा जाता है। इट्स लाइक अ किंग ऑफ हार्मोन्स। सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में तो बहुत सारे हार्मोन्स है, लेकिन थायराइड को अगर बात करेंगे तो इट्स द किंग ऑफ ऑल हार्मोन्स। मींस अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जिन्हें थायराइड होता है उन्हें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वेट गेन, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। सो वेट हाइपो में बढ़ जाता है, हाइपरथायराइडिज्म में कम होता है, तो वो बैलेंस ही नहीं कर पाते। एनीमिक कंडीशंस हो सकती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है थायराइड के पेशेंट्स को, तो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राइट। और एक रहता है डाइजेशन पूरा बिगड़ गया होता है इसमें। कॉन्स्टिपेशन मेजर एक सिम्टम दिखाई देता है थायराइड के पेशेंट्स में। सो हमें उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। एसिडिटी बढ़ती है, सेक्स हार्मोन्स पे मेल फीमेल दोनों के इम्पैक्ट होता है। सो जो सर बता रहे कि पूरा हार्मोन्स का जो हार्मनी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है। मतलब डाइजेशन, फर्टिलिटी और इसके अलावा हार्ट हेल्थ, वेट गेन, इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोई भी सिस्टम ऐसी नहीं बचती है अगर थायराइड को हमने हार्मोनी डिस्टर्ब कर दी। आपका स्किन का टोन खराब हो जाएगा, मेंटालिटी ठीक नहीं होगी, इरिटेबिलिटी आएगी, आंखों में धुंधलापन जल्दी आएगा, मुंह की टेस्ट खराब हो जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा। इधर आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हो या फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ के ब्लॉकेजेस तक जा सकते हैं। इम्यूनिटी कम होगी तो रिपीटेडली आपको इन्फेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। गट हेल्थ पूरा खराब हो जाता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेरिस्टालसिस, वो आपके थायराइड फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा पेरिस्टालसिस अगर अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो उससे सारे बीमारियों का जड़ तो अगर मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है तो वहाँ से आ जाता है। फीमेल्स में पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होना और मेल्स में सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, सेक्सुअल वीकनेस आ जाना, वो वहाँ तक जाता है। और पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं क्योंकि लीवर की अगर अच्छी सेहत नहीं है, गट हेल्थ खराब है, तो जो हमें विटामिन डी, विटामिन B12 जो खाने से मिलना चाहिए उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो विटामिन कम होंगे, मिनरल्स कम होंगे, तो वो उसके पैर भी ज्यादा स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सर से लेके पाँव तक हर एक चीज के लिए वो थायराइड अफेक्ट करते हैं, इसीलिए तो उसको किंग कहते हैं ना। राइट। और मैंने देखा है कि लोग फिर सिम्टम्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड है मगर वेट बढ़ गया तो वेट लूज करने की कोशिश करते रहते हैं, बट वो रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते। और जब तक रूट कॉज फिक्स नहीं होता तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इनिशियली हमारे इसमें कैसे है कि 65 to 68% इंडिया अभी ओबेस है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो वो ब्लेम किया जाता है कि भाई तेरा थायराइड खराब होगा। और बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि थायराइड की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मतलब मुझे थायराइड नहीं है,
ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्री थायराइडिया ऐसी चीज है जो डिटेक्ट नहीं होती है। प्री थायराइड के लिए कुछ अलग टेस्ट करने, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्री थायराइड लेवल पे अगर हमने डायग्नोस किया और ऐसे बताया जाता है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर चंद्रश्री की, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। जो फीमेल होती है उसके जो 4 स्थित्यंतर होते हैं उसके लाइफ में, लाइक वो जब प्यूबर्टी में आएगी, फिर बाद में आएगा प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर मैरिज के बाद भी थोड़ा उसका कल्चर और ये चेंज होता है, फिर आती है प्रेगनेंसी और फिर आता है मेनोपॉज। ये 4 अवस्थाओं में से कोई एक या 2 अवस्था में, या फिर कभी कभी चारों भी अवस्थाओं में वो कभी ना कभी हाइपोथायराइडिज्म से गुजरती ही है। मतलब उस टाइम पे हाइपोथायराइड का रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क नहीं बढ़ता है, वो होता ही है। थायराइड का जो फ्लक्चुएशन होता है वो होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि कम समय में बहुत सारे चेंजेस, हार्मोन्स के चेंजेस, उसके लाइफस्टाइल के चेंजेस, मेंटल चीजों में बहुत सारे, क्योंकि बदलाव हो रहा है। तो शादी के बाद मुझे नए घर में जाना है, मुझे उसके साथ एक्वेंटेड होना है, तो वो मेंटली कहीं तो मुझे वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के लिए आपके 9 मंथ्स 10 मंथ्स में आप एक करियर ओरिएंटेड वुमन हो, आपको सारी चीजें करनी है, मुझे मेरे करियर के ऊपर भी ध्यान देना है, मुझे सारे फैमिली के प्रेशर्स भी संभालने हैं, उसमें मुझे प्रेगनेंसी कम समय में ये हो रहा है। आजकल भी लेट प्रेगनेंसी का भी लोग सोच रहे हैं, 1 या 2 ही चाइल्ड चाहिए, तो बहुत ज्यादा उसको ज्यादा कंसर्न, ओवर कॉन्शियस बन जाते हैं, वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वहाँ पे वो चेंजेस हो जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उसको बच्चे को भी संभालना है और फिर उसके करियर को भी मेंटेन करना है। तो मेंटल स्ट्रेस, पुराने ज़माने में आयोडीन की डिफिशियंसी के वजह से, खाने में आयोडीन नहीं है, सेलेनियम नहीं है, तो उसके वजह से 80-90% लेडीज़ को थायराइड का प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज वो 10% ही है। आज ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं, आज ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे बोलूंगा। आज खाना ज्यादा ही मिल रहा है, तो 10% ही लेडीज आजकल जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए आते हैं उसमें 10% ही लोगों को डिफिशियंसी हमें दिखाई देती है। ये जो बोलते हैं ना आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन आजकल वो आयोडाइज सॉल्ट, मतलब आपके सॉल्ट में नमक है क्या, टूथपेस्ट में नमक है क्या, वो बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन अगर गहरा रिसर्च हम देखेंगे इसका, तो सॉल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ही है आजकल के हाइपोथायराइडिज्म में। 90% जो है वो सप्रेस्ड इमोशन और स्ट्रेस, जिसके बारे में हमें जिसके बारे में हमें बहुत बात करनी पड़ेगी। लाइक माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों का कनेक्शन जब टूटता है तब वो हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। ये क्लिप हमारे मेन एपिसोड का एक पार्ट था, जिसमें हमने और भी बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है थायराइड को नेचुरली रिवर्स करने के लिए। अगर आप उस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।